नमस्कार। तो अब इस टूए के क्वेश्चन पेपर के करीब में हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये नॉर्दर्न रेलवे का क्वेश्चन पेपर है और ये 2024 का अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, इसका पेपर है। तो इसमें टूए में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हेन इज़ हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड। हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हिंदी दिवस जैसे कि आप सबको पता है 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदी भाषा को मान्यता देते हुए 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। तो इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस भी 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी समिति। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग फॉल्स इन द बी रीजन एज पर ऑफिशियल्स लैंग्वेज रूल्स। हमारे देश में जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, उसको सरकारी भाषा नियमों के अनुसार 3 क्षेत्र में बांटा गया है: क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। तो यह भी प्रश्न आ सकता है कि सरकारी भाषा नियमों के अनुसार कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है: क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। क क्षेत्र में ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को लिया गया है जहां पर हिंदी प्रथम राजभाषा के रूप में है, फिर ख में द्वितीय और ग में जहां पर हिंदी कम बोली जाती है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क क्षेत्र में यानी क क्षेत्र में कौन कौन सी भाषा आती है? तो याद करने के लिए और ऐसे जो स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है, सभी को याद करना कठिन है नाम। तो जो एक शॉर्ट है कि जैसे जो क क्षेत्र में जो भी राज्य आता है उसमें बिहार और बिहार से अलग हुआ राज्य झारखंड, उसी तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान और हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और अंडमान निकोबार जो है सो क क्षेत्र में आता है। यहाँ प्रश्न ख क्षेत्र के बारे में है, तो ख क्षेत्र में इसमें गुजरात आएगा। ख क्षेत्र में जो आएगा इसमें ये वाला गुजरात। तो यानी ख क्षेत्र में जो भाषा जो राज्य आ रहा है उसमें तीन जो है वेस्टर्न इंडिया कहा जा सकता है। इसे गुजरात, महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली और पंजाब, चंडीगढ़ एंड दमन दीव। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं सब ग क्षेत्र में आता है। अगर आप यहाँ इस के अनुसार देखें तो बिहार जो है सो क क्षेत्र में आ जाएगा, गुजरात जो है सो ख क्षेत्र में आ जाएगा, झारखंड भी क क्षेत्र में आ जाएगा और असम ग क्षेत्र में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कश्मीरी लैंग्वेज इज मेंशन इन विच शेड्यूल। भारत के संविधान में कश्मीरी भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? भारत के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो शेड्यूल 8 में है। शेड्यूल 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे कश्मीरी लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज हो, वो शेड्यूल 8 में है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का क्वेश्चन कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट हिंदी सलाहकार समिति एस्टेब्लिश्ड इन 1973। तो यहाँ पर ये भी इस प्रश्न में भी एक प्रश्न है, तो इसको ध्यान से पढ़ने से आपको एक प्रश्न और भी मिल जाएगा कि प्रथम
हिंदी सलाहकार समिति 1973 में हुआ था और उसका जो अध्यक्ष थे वो श्री ललित नारायण मिश्र थे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HRMS। HRMS का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। यह एक नया सिस्टम है, यह काफ़ी अच्छा सिस्टम है। अगर आपको HRMS पर अगर शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए पूछा जाता है, जो कि 2A के पेपर में 20 नंबर का होता है। HRMS क्या है? HRMS के थ्रू अब आप ऑनलाइन पास निकाल सकते हैं, HRMS के थ्रू ऑनलाइन छुट्टी सेंक्शन करवा सकते हैं, HRMS के थ्रू ही आप लीव इनकैशमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, PF के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना सर्विस शीट देख सकते हैं। तो HRMS बहुत ही एक कर्मचारी के लिए उपयोगी है। तो अगला क्वेश्चन है कि इन ट्रेन नंबर 12456 to parcel van is auctioned by the commercial department. The earnings from such auction will be credited to which of the following? कोई भी ट्रेन नंबर है, ये थोड़ा एक समझाने के हिसाब से क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया कि ट्रेन नंबर 12456 है जिसमें 2 पार्सल वैन की नीलामी कमर्शियल डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है। तो ऐसी नीलामी से होने वाली जो आय है किसके खाते में जमा की जाएगी? रेलवे में जो भी आमदनी होती है उसके 3 हेड है, एब्स्ट्रैक्ट एक्स, वाई और जेड, 3 हेड है। तो एक्स में जो एक्स हेड है उसमें जो आमदनी होता है वो कोचिंग अर्निंग कहलाता है, और वाई से जो आमदनी होता है उसे गुड्स अर्निंग कहते हैं, और जेड से जो आमदनी होता है उसको विविध आमदनी कहा जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट एक्स में कोचिंग और अदर देन कोचिंग आता है। तो कोचिंग में तो जो कोचिंग वाला आया है वो, और अदर देन कोचिंग में पार्सल अर्निंग होता है। तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो एब्स्ट्रैक्ट एक्स होगा। एब्स्ट्रैक्ट वाई गुड्स का हो गया, एब्स्ट्रैक्ट जेड मिसलेनियस का। मिसलेनियस कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन है कि अ न्यू लाइन्स हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन सहारनपुर टू देहरादून, द एक्सपेंडिचर फॉर दिस लाइन विल बी चार्ज टू। कभी भी नया लाइन का कंस्ट्रक्शन होगा, कहीं से कहीं भी बने, कहीं से कहीं भी नई रेल लाइन बनेगी तो इसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो कैपिटल से किया जाएगा। जो DRF है वो रिप्लेसमेंट एंड रिन्यूअल वर्क के लिए होता है। DF जो है डेवलपमेंट फंड नाम है इसका, और DF का यूज पैसेंजर की सुविधा के लिए, कर्मचारियों की सुविधा के लिए, इस तरह के कामों में जो खर्च किया जाता है, या ऐसा कोई काम जो अलाभकारी है, कुछ सेफ्टी वर्क, इसमें DF का खर्चा होता है। और RS के भी, उसका नाम है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, तो उसके भी खर्चे संरक्षा से संबंधित हेडों में किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है कि नई रेल लाइन बनेगी तो कैपिटल से खर्चा किया जाएगा। अभी ये है कि इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशन आर रिफ्लेक्टेड बाय ऑडिट इन विच एनेक्चर ऑफ द एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के बारे में हमने पहले के बहुत सभी वीडियो में एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के बारे में पूछता ही है। कोई भी पेपर हो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप 2A की तैयारी कर रहे हो, 3A की तैयारी कर रहे हो, AFA की तैयारी कर रहे हो, किसी भी डिपार्टमेंट के APO की तैयारी कर रहे हो, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जानना है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है फाइनेंस कोड के वॉल्यूम 1 के पैरा नंबर 402 से इसमें वर्णन किया गया है, 402 में। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में यही है कि जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड फॉर प्रेजेंटेशन टू द पब्लिक अकाउंट कमिटी। ऐसा स्टेटमेंट जिसको तैयार करके और पब्लिक अकाउंट कमिटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। किस चीज़ के लिए? कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर
with the amount of grants voted by parliament and appropriation sanctioned by the president are called the appropriation account. जो भी बजट मिला उसके अगेंस्ट में जो भी खर्चा हुआ उसका एक कंपेयर करके जो स्टेटमेंट तैयार की जाती है और उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहा जाता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स जो है रेलवे बोर्ड लेवल पे जो इस पर सिग्नेचर किया जाता है साइन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स आर साइन बोथ बाय द चेयरमैन रेलवे बोर्ड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड बाय द मेंबर ऑफ फाइनेंस रेलवे एज सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और जोनल लेवल पे जीएम एंड पीएफए के सिग्नेचर होता है। द एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी साइन बाय द जीएम एंड पीएफए ऑफ द रेलवे प्रोडक्शन यूनिट। ये पर्सनली सिग्नेचर किया जाता है और दिस कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू एनी अदर अथॉरिटी, और किसी भी अथॉरिटी को यह डेलीगेट नहीं किया जा सकता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ, ये रूल्स है। अब जो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ बहुत सारे एनेक्चर लगता है, तो जितने भी 10 एनेक्चर है तो 10 एनेक्चर का नाम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एनेक्चर के बारे में पूछा जा सकता है कि इस एनेक्चर में क्या होता है। तो जैसे एनेक्चर ए है अनसैंक्शनड एक्सपेंडिचर होता है, एनेक्चर बी जो है ऑडिट ऑब्जेक्शन होता है इन कंप्लायंस ऑफ रेलवे रिप्रेजेंटेटिंग। एनेक्चर सी में रेमिशंस एंड एबेंडोमेंट ऑफ क्लेम्स टू रेवेन्यू होता है। उसी तरह एनेक्चर डी स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्टेंट न्यू कंस्ट्रक्शन। एनेक्चर ई स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक लाइन। इसी तरह एनेक्चर एच में स्टेटमेंट ऑफ लॉसेज एक्स ग्रेसिया पेमेंट। ये बड़ा आता है कि एनेक्चर एच में क्या होता है, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है एनेक्चर एच में स्टेटमेंट ऑफ लॉसेज एक्स ग्रेसिया पेमेंट। और जो एनेक्चर आई है वो है इरेगुलर रीएप्रोप्रिएशन, जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है इसका ये होगा। और एनेक्चर जे स्टेटमेंट ऑफ मिस क्लासिफिकेशन होता है, और जो एनेक्चर के होता है बजट डिफेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रीस। क्रीस का फुल फॉर्म क्या है, तो क्रीस का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। रेलवे में जो भी सॉफ्टवेयर आधारित जो भी काम होता है, जो भी रेलवे में नया नया सॉफ्टवेयर आता है वो सब क्रीस के द्वारा ही किया जाता है। वाई इज प्राइस वेरिएशन क्लॉज इज प्रोवाइडेड इन अ टेंडर। किसी भी टेंडर में प्राइस वेरिएशन क्लॉज क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो प्राइस वेरिएशन क्लॉज इसलिए किया जाता है टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए ये मुद्रास्फीति के कारण जो भी अगर कोई प्रभाव पड़ेगा तो इसके लिए प्राइस वेरिएशन क्लॉज जो है किया जाता है, प्रदान किया जाता है, ये टेंडर में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में है देयर इज अ प्रपोजल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू आरओबी एट LC 123 नियर आनंद विहार स्टेशन। द वर्क फॉर दिस विल बी सैंक्शन अंडर विच प्लान हेड। टोटल डिमांड नंबर 16 के तहत टोटल 27 प्लान हेड है, और सभी प्लान हेड के नाम को जानना ज़रूरी है। तो इसमें पूछा गया है कि जो न्यू आरओबी बनेगा तो वो किस प्लान हेड में होगा। तो यहाँ पर जो प्लान हेड है वो प्लान हेड 30 होगा। प्लान हेड 30 जो है न्यू आरओबी के लिए रोड ओवर ब्रिज। प्लान हेड 16 में जो है ट्रैफिक फैसिलिटी होती है। प्लान हेड 31 ट्रैक रिन्यूअल, और प्लान हेड 32 ब्रिज वर्क होता है। तो इस तरह सभी प्लान हेड का नाम याद रखना है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ग्रेजुएटी पेबल एज पर 7 CPC। मैक्सिमम ग्रेजुएटी जो है 7 CPC में 20 लाख था, और अभी जब DA 50% क्रॉस कर गया है तो अभी जो मैक्सिमम ग्रेजुएटी है वह 25 लाख हो गया है। NPS सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो NPS सिस्टम जो है 1/1
2004 को हुआ था, इसमें 1/4/2004 लिखा हुआ है। 1/1/2004 को NPS सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिप्स? सिप्स का पूरा नाम क्या है? सिप्स का पूरा नाम सेंट्रलाइज्ड इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम होता है। सेंट्रलाइज्ड इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम होता है। अब ये है क्या? सिप्स जो है 2019 सितंबर 2019 में इम्प्लीमेंट किया गया था, और ये इसका जो इनिशियल ट्रायल किया गया था कॉपमो के द्वारा वो अप्रैल 2019 में, यानी सिप्स जो है 2019 में इम्प्लीमेंट हुआ सितंबर में। और सिप्स जो के नोडल बैंक जो है SBI है। पहले क्या, जो भी पेमेंट की जाती थी रेलवे में किसी भी थर्ड पार्टी को, तो NEFT के द्वारा की जाती थी। तो इसमें क्या है कि डाटा को पहले डाउनलोड करके iPass पे सर्वर पे लाना होता था, फिर बैंक के सर्वर पे अपलोड करना होता था। तो इसमें क्या है, डाटा को मैनिपुलेटेड भी किया जा सकता था बैंक के सर्वर में अपलोड करने से पहले। तो इसीलिए अब सिप्स आया। सिप्स में जो है चेक डाटा डायरेक्टली जो है बैंक सर्वर में चला जाता है iPass के से। जैसे ही iPass में CO6 CO7 बनेगा तो सिप्स में आ जाएगा, और फिर सिप्स से डायरेक्ट बैंक के सर्वर में चला जाएगा, और वहाँ उसको कोई मॉडिफिकेशन नहीं कोई कर सकता है, सिर्फ उसको देखा जा सकता है कि जा रहा है डाटा। तो इसमें इसके कारण फ्रॉड भी रुक सकता है। तो सिप्स जो है पेमेंट करने का एक सिस्टम आया है iPass पे, सेंट्रलाइज इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम इसका नाम है। सेम इसी तरह इरकॉन मॉड्यूल जो है iPass में, तो इसका यूज किस लिए किया जाता है? यहाँ पर है ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन, रेमिटेंस ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन। ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन क्या होता है कि जब कोई एक रेल के लोग किसी दूसरे रेलवे को मटेरियल भेज रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उसका कॉस्ट जो है, जो भी मटेरियल का कॉस्ट होगा, तो उसको कैश के थ्रू नहीं दिया जाता है, उसको एडजस्टमेंट के थ्रू जाता है और TC बना के दिया जाता है। और ये TC बनाने का काम जो है इरकॉन मॉड्यूल पे ही होता है। फिर इरकॉन मॉड्यूल से TC बना के उस रेलवे को डेबिट भेजा जाएगा। फिर वहाँ उसको TC को देख के, वाउचर को देख के, जो उनको लगेगा कि हाँ ये उस हमारे अकाउंटिंग यूनिट से पर्टेन करती है, तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर उस TC को एक्सेप्ट करने के बाद GB बनाया जाएगा। तो एक रेलवे से दूसरे रेलवे के बीच और एक अकाउंटिंग यूनिट से दूसरे एक ही रेलवे के एक अकाउंटिंग यूनिट से दूसरे अकाउंटिंग यूनिट के बीच जो भी ट्रांजैक्शन किया जाता है जिसमें नगद लेन देन की व्यवस्था नहीं रहती है, वो इरकॉन मॉड्यूल से की जाती है। तो अगले पार्ट में हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद।